कभी सोचा है कि एक आइडिया, बस एक आइडिया, कैसे पूरी की पूरी दुनिया बदल सकता है? आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटिंग की कहानी की। एक ऐसी क्रांति की जिसने नॉलेज को कुछ खास लोगों के हाथों से निकालकर हम सब तक पहुंचाया और सच पूछिए तो हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। आज तो देखिए हमारे चारों तरफ किताबें हैं, अखबार हैं, पोस्टर्स हैं, जानकारी ही जानकारी है। पर जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ऐसा कुछ भी नहीं था। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर एक शब्द को हाथ से लिखना पड़ता था। कैसी रही होगी वो दुनिया? तो देखिए, प्रिंट से पहले की दुनिया में ज्ञान या कहें नॉलेज कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सिमटी हुई थी। किताबें, जिन्हें उस वक्त पांडुलिपि कहते थे, वो सब हाथ से लिखी जाती थी। और पता है, एक एक किताब को बनाने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते थे। ये एक कला तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेहद धीमी और बहुत ही महंगी। तो सवाल उठता है कि इस धीमी दुनिया में क्रांति की पहली चिंगारी कहां से आई। अक्सर लोगों को लगता है कि ये कहानी यूरोप से शुरू होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी असली शुरुआत हुई पूर्वी एशिया में। जी हाँ, सदियों पहले चीन, जापान और कोरिया में प्रिंटिंग की सबसे पहली टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। यह हाथ से छपाई का एक, कह सकते हैं कि सिंपल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी सिस्टम था। इस तकनीक को कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तरीका बड़ा दिलचस्प था। कलाकार क्या करते थे कि लकड़ी के एक ब्लॉक पर पूरा का पूरा पेज उकेर देते थे, फिर उस पर स्याही लगाते और फिर कागज को, जिसका आविष्कार भी चीन में ही हुआ था, उस पर रगड़ते थे। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन इसी सिंपल सी तकनीक ने पहली बार आइडियाज को बड़े पैमाने पर फैलाना मुमकिन बनाया था। और मजे की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ धार्मिक किताबों जैसे कि डायमंड सूत्र तक ही सीमित नहीं थी। इसका इस्तेमाल कला के लिए भी खूब हुआ। जैसे जापान में उकियो नाम के खूबसूरत आर्ट फॉर्म्स बनाने के लिए, जिनमें आम लोगों की जिंदगी, उनके शहर, सब कुछ दिखाया जाता था। अच्छा, तो ये क्रांतिकारी आइडिया पूरब से पश्चिम तक, यानी यूरोप तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब छुपा है मशहूर सिल्क रोड में। देखिए, सिल्क रोड सिर्फ रेशम और मसालों का रास्ता नहीं था, ये आइडियाज का भी हाईवे था। 11वीं सदी में सबसे पहले तो कागज इसी रास्ते से यूरोप पहुंचा। फिर मार्को पोलो जैसे खोजकर्ताओं के साथ साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान भी पश्चिम तक आ गया और वहां से धीरे धीरे ये पूरे महाद्वीप में फैलने लगा। और उस वक्त यूरोप में माहौल ही कुछ ऐसा बन रहा था। ज्ञान की एक नई लहर सी थी। जगह जगह यूनिवर्सिटीज खुल रही थीं, व्यापार फल फूल रहा था और इन सब के लिए किताबों की मांग मानो आसमान छू रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस जमाने की किताबें, खासकर जो वेलम पे लिखी जाती थीं, वेलम यानी जानवरों की खाल से बना एक तरह का कागज, वो इतनी ज्यादा महंगी होती थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ राजा महाराजाओं और चर्च की चीज थी, आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर। तो एक तरफ थी ज्ञान की जबरदस्त मांग और दूसरी तरफ किताबों की बहुत ही कम सप्लाई। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। हाथ से कॉपी करना बहुत महंगा था, बहुत मेहनत लगती थी और बहुत बहुत ही धीमा था। दुनिया को अब एक नई, तेज और सस्ती टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। स्टेज पूरी तरह से तैयार था। और फिर जर्मनी के एक शहर में एक शख्स सामने आया, योहान गुटेनबर्ग। और उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब देखिए, गुटेनबर्ग कोई अकेले बैठे जीनियस नहीं थे। वो एक व्यापारी के बेटे थे और उन्होंने अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वाइन प्रेस के मॉडल को लिया, पत्थरों को चमकाने की अपनी कला को इस्तेमाल किया और एक सुनार होने के नाते शीशे के सांचे बनाने की अपनी महारत को भी मिला दिया। इन सब को मिलाकर उन्होंने एक शानदार इनोवेशन को जन्म दिया। तो गुटेनबर्ग का असली जादू था क्या? देखिए, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में हर पेज के लिए एक नया लकड़ी का ब्लॉक बनाना पड़ता था, लेकिन गुटेनबर्ग ने धातु के अलग अलग अक्षर बनाए, ए अलग, बी अलग, सी अलग। अब इन्हें किसी भी क्रम में जोड़कर शब्द बनाए जा सकते थे, फिर उन्हें इस्तेमाल करके दोबारा नए शब्द बनाए जा सकते थे। ये रीयूजेबल थे। यही था मूवेबल टाइप, और सच मानिए यही असली गेम चेंजर था। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये प्रिंट से पहले की दुनिया से कितनी अलग है, जहां एक लेखक अकेले शांति से काम करता था। ये तो एक फैक्ट्री जैसा है। कंपोजिटर हैं जो अक्षरों को सेट कर रहे हैं, प्रेस चल रहे हैं, प्रूफरीडर गलतियां जांच रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस थी। और इस नई टेक्नोलॉजी से जो पहली बड़ी किताब छपी वो थी बाइबल। गुटेनबर्ग को इसकी करीब 180 कॉपियां बनाने में 3 साल लगे।
अब सुनने में शायद धीमा लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक अनसुनी, अविश्वसनीय रफ्तार थी, और यहीं से हाथ से लिखी किताबों के युग का अंत होना शुरू हो गया था। तो गुटेनबर्ग ने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी, उन्होंने असल में एक क्रांति को जन्म दे दिया था। एक ऐसी क्रांति जो अब रुकने वाली नहीं थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। गुटेनबर्ग के आविष्कार के सिर्फ 50 सालों के अंदर यूरोप में 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं। 2 करोड़, ये एक ऐसी संख्या थी जो हाथ से लिखने वाली दुनिया में कभी भी सोची नहीं जा सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। अगली 1 सदी में ये आंकड़ा 10 गुना बढ़ गया और 20 करोड़ तक पहुंच गया। ये वाकई में ज्ञान का एक महाविस्फोट था। इसका नतीजा क्या हुआ? पहली बार किताबें सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं रहीं। उनकी कीमतें इतनी कम हो गईं कि वो आम लोगों तक भी पहुंचने लगीं। और इसी के साथ एक नए पढ़ने वाले वर्ग का, एक नई रीडिंग कल्चर का जन्म हुआ। ज्ञान के दरवाजे अब सबके लिए खुल रहे थे। हाँ, लेकिन ये बदलाव इतना सीधा भी नहीं था। दिक्कत ये थी कि ज्यादातर लोग तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। तो प्रिंटर्स ने इसका भी एक तरीका निकाला। उन्होंने लोक कथाओं और कहानियों को तस्वीरों के साथ छापना शुरू कर दिया। फिर इन किताबों को गांवों में, चौपालों पर, शहरों की सराय में जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता था। तो इस तरह छपी हुई दुनिया और बोलकर सुनाने वाली दुनिया दोनों एक दूसरे में घुल मिल गईं। अब आइडियाज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा दूर तक फैल सकते थे। जो लोग सत्ता से, स्थापित विचारों से सहमत नहीं थे, अब वो अपने विचार छापकर आम लोगों तक पहुंचा सकते थे। और इसी ने बहस और चर्चा की एक नई दुनिया को जन्म दिया, और मार्टिन लूथर के धार्मिक सुधार जैसे बड़े-बड़े आंदोलनों को भी, जिसने तो यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो प्रिंट क्रांति ने समाज को, धर्म को, राजनीति को, हर चीज को एक नया आकार दिया। इसने ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाया और आधुनिक दुनिया की नींव रखी। और ये बात हमें आज सोचने पे मजबूर करती है कि जो काम सदियों पहले प्रिंट क्रांति ने किया था, वही काम हमारी आज की डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रांति कर रही है। सवाल यह है कि ये हमारे समाज को कैसे नया आकार दे रही है।